आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद हैं और इस टाइम हमारे साथ देश के जाने-माने पत्रकार हैं, जो कि पहले एनडीटीवी में काम कर चुके हैं और इस टाइम वो द रेड माइक करके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आप सब समझ चुके होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ संकट उपाध्याय सर का। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना कीमती वक़्त निकाला। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से इस टाइम हर एक चीज़ जो प्राइवेटाइज़ेशन हो रहे हैं, इस टाइम हम देख रहे हैं कि सर मीडिया भी प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ एकदम मतलब बढ़ते जा रहा है सर, तो इस पे आपकी क्या राय है? प्राइवेट मीडिया तो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से था। जी सर। एनडीटीवी भी अपने पिछले अवतार में प्राइवेट चैनल ही था, जी। ठीक है। उसके मालिक जो है वो एक प्राइवेट जन ही थे, डॉक्टर प्रणय रॉय। तो प्राइवेटाइजेशन अपने आप में कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर के आप ये बोले। इस जो आप कह रहे हैं उसका विपरीत ये होगा कि सब मीडिया सरकारी हो जाए, जी। है ना। तो सरकारी मीडिया क्या हो जाएगा वो तो हमें मालूम है, दूरदर्शन से तो हम परिचित हैं। बिल्कुल। तो क्या हमें दूरदर्शन बनना है? हमें दूरदर्शन तो नहीं बनना। हालांकि दूरदर्शन से कोई तकलीफ नहीं है मुझे, वो स्टेट ब्रॉडकास्टर है वो, और तमाम चीजें वो करता है जब जिस समय प्राइवेट मीडिया सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इतने कॉस्ट हाई होते थे मीडिया चलाने के। अब स्थिति बदल गई है। अब क्या है कि अब हम भी ख्वाब देख सकते हैं अपने खुद का कुछ करने का, बिल्कुल। खुद मीडिया बनने का, अपने आप ही। तो मैं समझता हूं कि जितने और प्राइवेट प्लेयर्स आए उतना बेहतर है। प्राइवेटाइजेशन मीडिया में जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कतई भी बुरी चीज न थी, न है, न रहेगी, बशर्ते जो प्राइवेट प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो सरकारी ना हो जाए, बिल्कुल। है ना। एक तो होता है कि आप सरकारी फंड लेकर के सरकारी हो जाएं, और एक होता है कि आप अपने स्वभाव में सरकारी हो जाएं, यानी कि आप अ, वो जो मूल मंत्र होता है पत्रकारिता की, आपकी कोई ऐसी बात आप करें जो कोई और नहीं सुनना चाहता, ये अगर आप करें तो ठीक है, तब तो आपने प्राइवेट मीडिया हो करके कुछ ठीक कही बात कही है। पर अगर पब्लिक रिलेशंस को ही आगे बढ़ाना है या एक ही बात को आगे बढ़ाना है, तब तो फिर आप प्राइवेट रहिए या पब्लिक रहिए या सरकारी रहिए या किसी एक इंसान के या बड़ी कंपनी या कॉरपोरेट के हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर आप जैसे सब आप सेम बात कर हैं। रहे हैं कि निष्पक्ष की मतलब कोई भी कहीं पे पत्रकारिता कर सकता है। सर अभी देखा जा रहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट ऐसी एक कानून बनाने जा रही है, जिससे यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे असर पड़ सकता है। तो सर इससे फिर इन सब चीज़ों से कैसे आगे निकला जा सकता है? और ये भी देखा जा रहा है सर इस टाइम की जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, बड़े-बड़े चैनल हैं, तो उनके जो रिपोर्टर हैं वो तो आसानी से काम कर रहे हैं। लेकिन ऐज़ अ यूट्यूबर उनको हर जगह आसानी से काम नहीं करने दिया जा रहा है सर। सबसे पहली बात तो हम लोगों को, मैं जहां-जहां जाता हूं ये चीज बोलता हूं, अपने मन में ये परिभाषा बदलनी पड़ेगी। मेन स्ट्रीम क्या होता है? मेन स्ट्रीम से आपका जो तात्पर्य है, जो मैं समझ पाया हूं, वो है बिग मीडिया, जी सर। बिग मनी मीडिया, राइट, कॉरपोरेट मीडिया, लेगेसी मीडिया, जिनके पास बहुत पैसा है, वो वाला मीडिया। बिल्कुल सर। लेकिन क्या ये सब करने के बावजूद वो मेन स्ट्रीम है? मेरा मानना है वो मेन स्ट्रीम नहीं है। मेन स्ट्रीम आप हो गए, मेन स्ट्रीम हम हो गए, मेन स्ट्रीम और जैसे लोग हो गए जो कि अपना खुद का जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं और लोग उनको सुन भी रहे हैं, बिल्कुल सर। और इन लोगों का समूह मेन स्ट्रीम है। तो आप लेके रखे रहिए अपना पैसा। अगर आप लोगों से अगर एक रूहानी नाता नहीं बना पा रहे हैं, तो आपका पैसा जो है वो हो सकता है और पैसे को आकर्षित कर ले। बिल्कुल। आप बड़े बड़े एड और कॉन्क्लेव और वो सब करा ले, लेकिन आपके पास बड़े बड़े नंबर तो होंगे, लेकिन आपके पास लोग नहीं होंगे। बिल्कुल। और लोकतंत्र जो है वो लोक पर टिका रहता है, बिल्कुल। तंत्र पे नहीं टिका रहता। उसका पहला अध्याय जो है वो लोक है। उसी तरीके से पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको लोग समझ में आए, गणित ना समझ में आने लगे। आप लोगों का बिजनेस समझने लगे हैं अगर मीडिया को, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है, वहां हम अमीर बहुत हो जाएंगे। और जो लोग अमीर संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी मीडिया संस्थानें हैं, उनसे कोई घृणा भी नहीं है मुझे, लेकिन वो उनकी संस्थान है। तो ये जो सबसे पहली चीज जो मुझे सही लगी कि मैं आपको बताऊं, मेन स्ट्रीम मीडिया शब्द का प्रयोग लेगेसी और बिग मीडिया और बिग कॉर्पोरेट मीडिया, बिग मनी मीडिया से जोड़ करके मत रखिए। अब मेन स्ट्रीम की परिभाषा बदल चुकी है, एक बात। दूसरी चीज, आपने ये बोला कि ये जो नया ब्रॉडकास्ट बिल आया है, अभी आया नहीं आया है, नहीं है सर। अभी इसके हम अलग अलग तरफ से सुन रहे हैं कि ऐसा आएगा वैसा जी सर। आएगा। वो अभी आया नहीं है, लेकिन जितना उसके बारे में पता चल रहा है कि वो कैसा होगा, वो बहुत जिसे कहते हैं ना, उत्साहित करने वाला नहीं। जी सर। और इसमें एक डर पैदा होता है, एक संशय पैदा होता है, मन में एक डाउट आता है
कि इसके चलते तो जो यूट्यूबर्स हैं, या जो सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं, इंस्टाग्रामर भी, जी सर, इंस्टाग्राम। डिजिटल नहीं, ऑल इंस्टाग्राम, मतलब जो सोशल मीडिया या डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, जी सर, वो सब इसके चपेट में जी आएंगे। सर। ठीक है, और जब वो आएंगे तब आप ये समझिए कि बड़ी संस्थानें जो हैं वो तो कंप्लायंस कर ले जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास व्यवस्था है। अब एक एक जान जिसने अपने दम पर और एक आधा और लोगों को छोटा सा रोजगार दे करके अपना कुछ काम शुरू किया, वो कहां तक सरकारी कंप्लायंस करता रहेगा? और प्लस कंप्लायंस करने का बर्डन भी आप ही के ऊपर है। अब सरकार आपके पीछे नहीं आएगी। अब जो सुनने में आ रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने आपको रजिस्टर करें, और ऐसी स्थिति में एक बैठा हुआ सरकारी बाबू जो है वो आपके मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। ऐसे में छोटे प्लेयर्स को दिक्कत बिल्कुल हो सकती है। लेकिन फिर से मैं वो राइडर ऐड कर दूं कि अभी हमें इस बिल की पूरी डिटेल्स नहीं मालूम है, इस वजह से इस पर टीका टिप्पणी सिर्फ उतने ही आधार पर हो सकती है और उसका विश्लेषण उतना ही हो सकता है जितना ज्ञान हमको अभी ज्ञात है या प्राप्त है। तो सर, क्या ऐसे जो अभी ब्रॉडकास्ट बिल आने वाले हैं, इनकी जरूरत है कि नहीं? आपकी नजर में क्या है, मतलब ऐसे लाने चाहिए? देखिए, हो क्या रहा है कि एक चीज होती है जिसे कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पत्रकारिता में जो लोग पत्रकार होंगे वो इस बात को समझेंगे कि आपको क्या बोलना है, किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना है। तथ्य को प्रस्तुत करते वक्त अपना ओपिनियन कितना देना है, किस तरीके से देना है। ऐसे तो नहीं आप दे रहे हैं कि आप किसी को बदनाम कर दे रहे हैं। कितना बोल करके आप अगले को बदनाम कर देंगे, या कितना बोलना जो है वो आपको अपना मत रखने के लिए सही है। ये सारी चीजें जो है ना, वो कई सालों के संघर्ष के बाद एक पत्रकार सीखता है और फिर वो अपने अपने पैमाने बनाता है। ये आजादी हम लोगों को प्राप्त थी, प्राइवेट मीडिया में तो बिल्कुल थी। उसके बाद प्राइवेट मीडिया में हमने देखा कि एक मेरे बहुत सारे जो अच्छे साथी हैं उनको ये दाग उनके ऊपर लगा कि वो एक तरफ झूल गए। तो अब ये एक दाग उनके ऊपर लगा। यूट्यूब में फिर क्या हो गया, और ये एक दाग यूट्यूब पर भी लगता है कि अगर बिग मीडिया एक तरफ झूल गया तो यूट्यूब में कुछ साथी जो हैं वो दूसरी तरफ झूल गए। तो मेरा कहना है कि ये जो झूला झूली की बेला जो लगी हुई है, क्या आप इसको पत्रकारिता मानते हैं? मानते हैं तो आपको आजादी है मानने की, है ना। खुल करके बोलिए कि मैं ये मानता हूं और मैं ये बोलूंगा। भाई अमेरिका में होता ही था अभी भी होता है। फॉक्स टीवी है वो पूरी तरीके से रिपब्लिकन है, CNN नेटवर्क है वो डेमोक्रेट की तरफ उसका रुझान है। आप भी मान जाइए, खुल के बैटिंग कीजिए। नहीं तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं सारी चीजों को देख करके और उसके हिसाब से फैसला करूंगा, तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर आपके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको सवालों के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब में झूले हुए भी जो लोग हैं, जो एक तरफ झूल गए हैं, वो भी क्या तथ्यों से परे हटकर झूल गए हैं। आप कोई ओपिनियन बनाएंगे, आप बनाइए, लेकिन ओपिनियन ऐसा मत बना लीजिए ना कि मतलब वो अर्थ का अनर्थ हो जाए, कि मतलब वो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उस पर भी आपने सिर्फ इसलिए कि सुबह, और ये चीज भी किसी से छुपी नहीं है कि यूट्यूब में भी ये बहुत आसान हो गया है रेटिंग्स लाना। सुबह उठिए, गरारा करिए, ब्रश करिए, कैमरा ऑन कीजिए, सरकार को गाली दीजिए, कैमरा बंद कीजिए, अपलोड कर दीजिए, मिलियंस ऑफ व्यूज पाइए, और फिर बस अगले दिन फिर वही काम करिए। तो ये तो आसान विकल्प हो गया, ठीक है ना। कठिन राह ये है कि आप एक एक खबर को देखें, उसके हिसाब से तय करें कि खबर किस तरफ जा रही है। मत तो बनाना पड़ेगा एक पत्रकार को। मतहीन पत्रकार जो है वो मरा हुआ पत्रकार है, मरा हुआ इंसान है, ठीक है। आप एक ही वक्त में ऐसे हो सकता है कि आपके पास कोई ओपिनियन नहीं है जब आप मर जाएं, वरना आपके पास कोई ना कोई मत होगा, ठीक है। आप अपने दोस्त को कुछ बोलेंगे, ये आपका मत होगा। आपका दोस्त चुप रहेगा, ये उसका मत है। आप समझ रहे हैं? तो ओपिनियन तो आप हमेशा दे रहे हैं, लेकिन ओपिनियन तथ्यों के आधार पर हो, और ओपिनियन इस तरीके से हो कि वो तथ्य तय करें कि आप क्या ओपिनियन बना रहे हैं, ना कि उल्टा कि मैंने मत पहले बना लिया, अब मैं तथ्य ढूंढने जा रहा हूं। ये जो एब्सोल्यूटिज्म इन ओपिनियन है ना, ये गलत है। और जब ये बहुत ज्यादा होने लगता है और तथ्यों के साथ आप बदमाशी करने लगते हैं, तब फिर सरकारों को एक जरूरत महसूस होने लगती है रेगुलेशन की।
मेरा ये मानना है कि ऐसे किसी रेगुलेशन की तत्काल तो जरूरत है नहीं। वो इसलिए जरूरत है नहीं कि अगर आपको लोगों को कंट्रोल करना है या लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि तर्क संगत नहीं है, कानून संगत नहीं है, कानून में बहुत प्रावधान है भाई। मैं अगर आपको कुछ बोल देता हूँ, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, सब चीज तो दिख रही है। अगर कोई ऐसी चीज बोल दे रहा हूँ जो कि आपके लिए ठीक नहीं है या आप उससे आहत होते हैं या फैक्चुअली वो गलत है, तमाम धाराएं हैं इस देश में। आप मानहानि का केस कर दीजिए मेरे ऊपर, आप मेरे ऊपर क्रिमिनल केस कर दीजिए, अलग से कोई रेगुलेशन लाने की तो जरूरत है नहीं। हाँ, केंद्र सरकार या सरकारें या व्यवस्था अगर ये सोच रही है कि हम चाह रहे हैं कि ये जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स हैं, इनके लिए एक व्यवस्था बनाएं कि इनको हम इनका मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं या इनके लिए एक मिनिमम सपोर्ट कि अगर कोई नौकरी से आउट हो जाए तो उसको किस तरीके से फैमिली सपोर्ट दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए। इनके प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म्स ऐड सरकार से चाहें तो वो कैसे ले सकें, ठीक है, ये सारी व्यवस्था है। और उसके बाद फिर आप लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या वो आपकी इस व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं या नहीं, ये उनका ऑप्शनल कर दीजिए, तब तो ठीक है। लेकिन जबरदस्ती अगर आप करेंगे तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे आप जो है वो नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने जब एनडीटीवी को छोड़ा, सर आप रेड माइक पे आ जाते हैं, एनडीटीवी को आपने छोड़ा तो अब आप रेड माइक से चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अब कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं और कैसे सर काम करना आपको पड़ रहा है? मेरा कोई चैलेंज नहीं आ रहा, मतलब खबर को लेना या फिर कोई चैलेंज नहीं आ रहा, कोई चैलेंज नहीं आ रहा। जो चैलेंज सिर्फ एक चीज का होता है, चैलेंज होता है आपके यहाँ माइंड पे, आपके मन में चैलेंज होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो रेगुलर हैं, वो आप बहुत ज्यादा पैसा ले करके भी आइए तो ये होगा कि आप मोबाइल की जगह बहुत बड़े कैमरे में शूट करेंगे। आप अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको तो बाधित नहीं कर रहा है पैसा ना, आप मोबाइल में शूट कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजों का सोल्यूशन तकनीक ने हमको दे दिया। लेकिन अगर मेरी नियत ही नहीं है पत्रकारिता करने की, या मेरी नियत में बदमाशी करना है, उल जलूल चीज करना है, तो ये एक तकलीफ देह बात है। तो मेरा ये मानना है कि पैसा जो है वो वजह नहीं बनती है अच्छी और बुरी पत्रकारिता में, आपकी नियत बनती है। तो आप किस नियत से अप्रोच कर रहे हैं और क्या आप बात ऐसी कर रहे हैं जो सही है, लोकप्रिय नहीं, उस पर निर्धारित करता है। मेरे लिए या हमारी संस्था में जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, वो ये होता है कि हमारे ऊपर ये जो लगाने वाले हैं वो लगा भी दें, वो ठीक है, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, लेकिन अपने मन को हमें ये साबित करना है कि मैं बात वो कर रहा हूं जो सही है, भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी चीज के तथ्य देखे, तथ्य के आधार पर मैंने अपना मत बनाया, ये मेरा मत है। और सही शब्द जो है ना, वो आपके लिए कोई चीज उन तथ्यों के आधार पर सही के मायने कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, है ना। सब लोगों की अपनी अपनी परिभाषा होती है सही होने की। मैं अपने मन को जो परिभाषा, जो मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, जिस पर मुझे यकीन है कि मैं बोलूंगा तो मैं कन्विंसिंगली बोल रहा हूं, क्योंकि तथ्य ये बताते हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से। ये है मेरी लड़ाई द रेड माइक में, अपने आप से, और किसी से नहीं है। किसी में हमारी ना किसी पार्टी से, किसी नेता से, किसी व्यवस्था से, किसी विचारधारा से। आपकी लड़ाई सिर्फ अपने आप से होती है कि कब आप शायद किसी लोभ के चलते आप ये जरूरत महसूस करें कि आप बदल जाएं, या आप अपने आप से कुछ समझौता करें, बस लड़ाई वो होती है। तो द रेड माइक में अच्छी चीज ये है कि हम 3 लोग जिन्होंने ये शुरू किया, हम लोग निकले ही इसलिए क्योंकि हम अपने आप से वो समझौता नहीं करना चाहते थे। दिमाग तो बोल देगा कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन मन, EMI देनी है, सैलरी आएगी पगले, बिना सैलरी के कैसे काम करोगे, मन जो है वो दूसरी बात कहता है। अगर कभी कभार थोड़ी सी मन की सुन ले तो पत्रकारिता भी दुरुस्त रहेगी। तो सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारों के लिए उनका अपना मन होता है, बस, और कुछ नहीं होता। कि आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि क्या जर्नलिस्ट जो हैं वो इस डिवाइडेड मीडिया में वो कहाँ जाएं और कहाँ से शुरुआत करें और नौकरी कहाँ करें, विचारधारा और ये वो। सबसे पहली बात तो जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो ये आपके संघर्ष का दौर है। अभी क्या है, अभी आपको कोई सुन नहीं रहा है, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच रही है, करेक्ट। मेरे साथ भी हुआ था।
इसके लिए आपको टो होल्ड टू फुट होल्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। टो होल्ड टू फुट होल्ड टू स्ट्रैंगल होल्ड। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से। बिहार में कहाँ के? चंपारण से। चंपारण। चंपारण में बस चलती है? बिल्कुल। बस खचाखच भरी रहती है, बिल्कुल। ठीक है। उसमें जो आदमी बाहर रहता है भरी हुई बस में, बस आई, बस भरी हुई है, आप बाहर खड़े हुए हैं। आज आप वो पत्रकार हैं जो बस के बाहर खड़ा है और पत्रकारिता की जो बस है वो पूरी तरीके से भरी हुई है, जगह है नहीं आपके लिए। अब आप क्या करें? हाँ, कायदे से एक नियम होता है, बस में इतने ही लोग जा सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है साहब, क्या करें। तो सबसे पहली बात ये होती है टो होल्ड। सबसे पहली बात तो आप बस में धीरे से अपना एक अंगूठा डालेंगे कि मैं जरा थोड़ा सा अंदर हुई है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके आगे से एक जना उतरेगा, तब फुट होल्ड, आपका एक पैर अंदर गया, फिर दूसरा पैर अंदर गया, फिर उसके बाद आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़े, फिर एक और सीढ़ी ऊपर चढ़े, फिर आप जो मेन मंच है बस का उसमें आए, लेकिन अभी भी पीछे हैं। धीरे धीरे करके आगे से लोग उतर रहे हैं, आप अपनी बात कहते चले जा रहे हैं, आप जो है आपके लिए जगह बनती चली जा रही है, और धीरे 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 करके आप एकदम बस के बीच में आ गए। बस ये जो बस है इसको आप पत्रकारिता में अपना वो दौर समझें। कहने का तात्पर्य ये है, शुरुआत में जो नौकरी मिले, जहां मिले, जिसकी विचारधारा में मिले, जैसे भी मिले, हर चीज अपने आप में एक अनुभव है। बुरा या सही वो अनुभव है, वो आपको आगे चल के कुछ ना कुछ सिखाएगा। या तो ये सिखाएगा कि मुझे क्या करना है, या ये सिखाएगा कि मुझे क्या नहीं करना है। लेकिन अगर आप उस भरी हुई बस में घुसे ही नहीं कि नहीं इस बस में तो नहीं जाऊंगा, जाओ तो सारी बसें भरी हुई आ रही हैं, तो खड़े रह जाइएगा, फिर आप कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो वो पहला कदम उठाइए, अंगूठा अंदर डालिए, पैर अंदर डालिए, और धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाइए। एक्सट्रीम्स हैं, मेरा ये मानना है, और सब छात्र ये चीज जान लें कि दुनिया एक्सट्रीम्स में नहीं चलती। आप दो चीज सही करते हैं जीवन में, आप एक दिन में 3 चीज गलत भी कर जाते हैं। संस्थाएं भी इसी तरीके से चलती हैं, इंसान भी इसी तरीके से चलते हैं, सरकारें भी इसी तरीके से चलती हैं, ठीक है ना। वो कुछ काम सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो जैसा है वैसा बोल दीजिए, बात सच बोलिए। सच में क्या है कि कोई लाग लपेट नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच है वो है ना। यही चीज सबसे महंगी हो चली है। क्यों? क्योंकि हर आदमी जो है वो अपनी फिल्म में हीरो दिखना चाहता है, हल्का सा भी विलन नहीं दिखना चाहता। फिर पत्रकारों को ये लगता है कि भाई ये तो कैचमेंट एरिया है, ये फलाना नेता है या ये फलाना सिनेमा स्टार है, इसका इंटरव्यू करेंगे या इससे बात करेंगे या इसके मन को भाने वाली बात करेंगे, तो इसके जो अनुयायी हैं या चाहने वाले हैं वो मुझे देखने लगेंगे। यहाँ आप लोकप्रियता की होड़ में लग गए। लोकप्रिय होना भी सही है, लेकिन आप ना तो नेता हैं, ना सिनेमा स्टार है, आप पत्रकार हैं। पत्रकार का काम लोकप्रिय होना नहीं है, पत्रकार का काम है सच बोलना। आप सच बोलिए। सच अगर आपको लोकप्रिय बना देता है तो वो लोकप्रियता आप एंजॉय कीजिए। सच अगर आपको लोकप्रिय नहीं बना रहा है तो ये रास्ता पत्रकारिता में आपने अपने लिए चुना है। आपके पास विकल्प था कि मैं नेता बन जाऊं, आपके पास विकल्प था मैं अभिनेता बन जाऊं। आप अगर चाहें कि मैं पत्रकारिता के माध्यम से नेता और अभिनेता बन जाऊं, तो ये चीज से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के कई उदाहरण आपको दिख जाएंगे। आपको कई उदाहरण दिखेंगे कि लोग जो है, मतलब वो हर आदमी जो है, वो हर एंकर जो है वो अपनी पिक्चर का हीरो बना हुआ है ना। तो वो ये हीरोबाजी से आपको बचना पड़ेगा।